यस, वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चे, हम 2026 का नीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आपने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। एक आध क्वेश्चन मतलब है इजी, लेकिन उसमें हो सकता है कि लेंथी कैलकुलेशन एक में थी बस। ठीक है, ज़्यादातर सारे क्वेश्चन नीट एनसीईआरटी से हैं। और तो चलते हैं बच्चे आगे, इसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अस गो टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो 19 के बाद बच्चे हम 20th क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं। देखिए बच्चे, ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ये देखो असर्शन रीजन। बच्चे आपको पता है कि असर्शन रीजन में आपको ध्यान से देखना है, विच इज ट्रू विच इज रॉन्ग, ऐसे है क्वेश्चन। देखो, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इफ इट रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, इट इंक्रीजेस इन अनदर रीजन प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्रिंज। सबको पता है कि आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन होता है एज देयर इज। अब ये तो इस स्टेटमेंट ठीक है। अब इसका असर्शन देखो जरा, ए वाला पार्ट देखो, इसका रीजन क्या बता रहा है। देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, दीज फिनोमेनन आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल। बिल्कुल सही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर को ओबे कर रहा है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड ओनली बाय, देखो यहाँ गलत हो गया, ओनली लाइट। बच्चे ये जो डिफ्रैक्शन फिनोमेनन है या इंटरफेरेंस फिनोमेनन है, ये आपका वेव नेचर को बताता है। अब ओनली लाइट ही तो ना वेव्स हैं, तो साउंड भी तो वेव्स हैं। तो ये बच्चे रॉन्ग हो गया और ए ठीक है, तो ए इज करेक्ट और बी इज रॉन्ग। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन हो गया। आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन तो और भी आसान है बच्चे, देखो मतलब ज्यादातर वही क्वेश्चन थे जो बच्चों को पता है कि जो आना है। ये बच्चे एक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है और बस गलती जो करोगे आप वो ये है कि 2 पाई बाहर है, तो हम आपको बार बार बताते हैं कि 2 पाई को अंदर लेके जाना है। तो बच्चे आपके पास ओमेगा टी क्या पूछ रहा है, यदि 0.5 मीटर सेपरेशन है तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो उसमें पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो बच्चे ओमेगा टी माइनस के एक्स, के जो है बच्चे वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है ना, प्लस माइनस 5 नॉट जो भी कुछ है। तो यहाँ पर बच्चे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 2 पाई बाय लैम्डा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो 2 पाई बाय लैम्डा, तो क्वेश्चन हम 21 करें, 2 पाई बाय लैम्डा कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लैम्डा इज कोफिशिएंट क्या है 0.008, यही है ना। ये हो गया आपके पास, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब देखो बच्चे सब चीज सेंटीमीटर में है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/008, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपके पास 1000/8, ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको आपको बच्चे यूनिट को ध्यान से कर लेना। तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, दो बिंदी हट जाएंगी, तो 10/8 ये आपके पास मीटर आ गया। अब क्या पूछ रहा है, फेज डिफरेंस। जब इनके बीच में 0.5 मीटर है तो बच्चे लैम्डा यदि पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस सबको पता है। पार्ट डिफरेंस यदि लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई है, यूनिटी है तो ठीक है, तो इतना है तो कितना, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू इतना है 0.5 है तो कितना है, तो 0.5 का मतलब हाफ। चलो, तो ये आंसर कितना आ जाएगा जरा देखो बच्चे, तो 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 10/8 इंटू हाफ, तो ये कट गया, तो ये 0.8 पाई आ रहा है आंसर।
आगे आपको समझ में नहीं, तो आंसर आ रहा है 0.8 पाई रेडियन आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है बच्चे, यूनिट का ध्यान रखना है, तो आपका सही हो जाएगा। तो 0.8 ये इसका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, इसमें दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे थे 6 और 8। तो 5 किलोग्राम का है और उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, 8 और 6 है। तो एक बच्चे 8 न्यूटन इधर ले लेते हैं और 6 न्यूटन इधर ले लेते हैं, तो इनका रिजल्टेंट सबको पता है, राइट। ये आपके पास ये कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। और बच्चे ये देखो, तो 10, तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा बच्चे हो जाएगा 10/5। प्योरली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सब लोग एनसीईआरटी उठा के देखो, सारे वहीं से लिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, एक ही गलत हुआ। अब बच्चे कितने से, अब ये देखो थीटा बना रहा है, तो tan इनवर्स इज इक्वल टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू 6/8 यानी कि 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 फ्रॉम 8, tan इनवर्स 3/4 फ्रॉम 8, tan इनवर्स 3/4 फ्रॉम 8 ये रहा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो आसान क्वेश्चन था, चलिए आगे देखते हैं। मतलब इतना आसान सा पेपर बनाया है। ये देखो, कंसीडर 2 अनचार्ज कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, दिस वन ऑफ देम इज चार्ज 200 वोल्ट एंड डिस्कनेक्टेड, नाउ दिस कैपेसिटर। सबको याद है कि एनर्जी का लॉस, तो एनर्जी का लॉस माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है नहीं। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी होता है, I1 I2 अपॉन 2 टाइम्स I1 प्लस I2 ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर, ऐसे था। और उसमें भी होता है, कॉलिजन में भी होता है, ठीक है, M1 M2। तो ये हमने आपको बताते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो, तो C1 C2 सब बराबर ही है, तो C इंटू सी अपॉन 2 इंटू सी प्लस सी, और V1 बच्चे 100 है और दूसरा था नहीं 0। तो ये आंसर देखो कितना 2C, तो C स्क्वेयर अपॉन ये हो गया बच्चे 4C इंटू 100 का स्क्वेयर, 10⁻⁴ ये कैंसिल हो गया। और ये आपके पास C की वैल्यू पता है, तो C की वैल्यू रख दोगे तो एनर्जी का जो लॉस आ जाएगा आपके पास, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, वैसे एनर्जी का लॉस तो होता ही नहीं, सबको पता है। तो दिस इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 4, तो 4 5 जा 20, दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻2, तो 5 इंटू ये आपके पास 0.5 आंसर आ रहा है। एक मिनट, गलती हो रही है क्या हमारी, -6, ये हमने कुछ गलती की, पिको, ओहो, मिली माइक्रो नैनो पिको, गलत होगा, मिली माइक्रो नैनो पिको बार है, यहाँ गलती हो रही है, ठीक है। ये -6 माइक्रो नहीं है, -12, दिस इज -12, तो -12 और ये -8 हो गया। तो आंसर आ गया बच्चे आपके पास कितना, 0.5 इंटू 10⁻⁻6। पिको को बच्चे ध्यान से रखना, ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। माइक्रो मैं सोच रहा, माइक्रो नहीं है, पिको है। ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है। द पावर ऑफ ए क्रेन विच लिफ्ट्स ए मास ऑफ 1000 किलोग्राम टू हाइट ऑफ इतने। तो बच्चे पावर जो होता है इज इक्वल टू वर्क डन यानी mgh अपॉन टाइम t। तो कितना आंसर आ जाएगा, अब 1000 यानी 10⁻³ हो गया, इंटू जी की वैल्यू 9.8 है, इंटू h 20 है, अपॉन 20, सॉरी टाइम है 10, टाइम आपका है 10। तो आंसर कितना आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है यार, 19.6, 19.6 तो वो भी है, खैर चलो, 19.6 किलो वाला आ गया, ये आ गया बस, मतलब कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। ये देखो कितना आसान है, मतलब हमेशा वर्नियर कैलिपर्स का आता ही है, मैंने जो आपको
जी नीट की पाठशाला में आपको जो मैंने दिए थे सारे क्वेश्चन उसी से हैं। देखो, इन वन ईयर कैलिपर्स 20 वन ईयर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 16 मिनी स्केल डिवीजन। द लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर्स इज, ठीक है, तो सबको पता है कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर्स इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट जो होता है तो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर स्केल डिवीजन होता है। मेन स्केल डिवीजन बच्चे 1 मिलीमीटर है, 20 वन ईयर स्केल डिवीजन 16 के बराबर है, तो वन मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 16/20 माइनस के, अच्छा वन ईयर स्केल मेन स्केल डिवीजन माइनस, सॉरी, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर, तो वन मेन स्केल डिवीजन माना 1 है, माइनस ये हो जाएगा बच्चे 16/20, तो 20 माइनस 16 यानी कि 4/20 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ गया। तो 1/5 इंटू 1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आपके पास देखो क्या आ गया, 10 से और डिवाइड करें 0.02 सेंटीमीटर आ गया, 0.02 सेंटीमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। ये देखिए, एक क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। व्हेन ए रूलर फॉल्स वर्टिकली, देखो बच्चे एक रूलर को ऊपर से गिराया, 5 डिफरेंट पर्सन्स कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन टाइम का मतलब है उसने देखा और एग्जीक्यूशन, मतलब ऑब्जर्विंग एंड एग्जीक्यूशन, उसके बीच में जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो बच्चे रिएक्शन टाइम कैच करते समय, यानी उसको दिखा कब और उसने हाथ कब पकड़ा, ये गिर रहा है, एक को जो लगा 0.22 सेकेंड, उसके बाद 0.2 सेकेंड, उसके बाद 0.19 सेकेंड, सबसे ज्यादा टाइम जिसने लगाया, जिसका रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा है, वो लेट, बहुत लेट उसने पकड़ा। तो ये पूछ रहा है द विच इज द करेक्ट ऑर्डर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर। तो रूलर जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस वहां कवर करेगा जिस आदमी का रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा है। तो रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा है बच्चे बी का, फिर रिएक्शन टाइम है आपके पास ई का, फिर रिएक्शन टाइम है बच्चे ए का, फिर रिएक्शन टाइम है बच्चे डी का, फिर रिएक्शन टाइम है सी का। कितना आसान सा क्वेश्चन है, यानी बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी। एक मिनट, ये रहा, सही है। ये तो और भी आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 4 ओम का है, और उसको अपने एक स्क्वायर में, यानी 1 2 3 4, तो सारे 1 ओम के हो गए। अब देखो बच्चे, P R1/R2 R3/R4 बैलेंस वीट स्टोन भी, ये बेकार हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपके पास, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो A से C के बीच में आपका 1 और 1 ये हो जाएंगे, और नीचे भी 1 और 1 ये हो जाएंगे, और यहाँ आपने लगा दिया 2। कितना आसान सा क्वेश्चन दे रहा है। 2 ओम ये हो जाएगा पूरा, 2 ओम ये हो जाएगा, 1 ओम, 1 और 2/1। तो करंट पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे ही नहीं रखा है, तो 2/1 यानी कि 2 एम्पियर हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा होता तो कुछ बात ही बनती। आसान सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो। ये रूम हीटर इज ये 400 वाट दे रहा है जब 220 वोल्ट है। तो सबको पता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो P इज इक्वल टू V²/R, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो P इज प्रोपोर्शनल टू V²। तो P' P इज इक्वल टू V' V का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। तो V' कितना हो जाएगा इसका, 200, पहले था 220 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल कर लो, और ये हो जाएगा बच्चे 10/11 का स्क्वायर। तो P' कितना आ जाएगा, तो P' जो आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 400 इंटू 10 इंटू 10/11 इंटू 11, इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो 400 से तो कम ही है, 400 से कम है, इतना भी कम नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये रह गया बस। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी।
देखो 100 टन क्लोजली बाउंड, इसमें हो सकता है कि बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन लगे, क्योंकि 100 टन दे रखे हैं, बाउंड सर्कुलर कॉइल 5 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल आर। अब इसमें बच्चे सर्कुलर कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो ऐसा है, तो म्यू नॉट की जगह रख देंगे। अब इसमें करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू B इंटू 2r अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। यहाँ आपको सॉल्व करना थोड़ा पड़ेगा, तो 3.14 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 10⁻² अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू टर्न्स आपके पास 100। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है इसने ऐसा दिया है कि ये पाई इससे कैंसिल हो ही गया। आ रहा है बच्चे? तो ये आपके पास हो गया 2 5 10 हो गया। तो ये देखो बच्चे आपके पास टेंस ये हो गया आपके पास 1/4 इंटू 10⁻⁻² और -2 -4, और ये हो गया बच्चे, ये हो गया 10⁻⁻5 प्लस के 5, तो बच्चे ये हो जाएगा 10/4। तो 2.5 एम्पियर करंट है। तो ये बच्चे तो गलत हो गए दोनों, तो 2.5 से ही बात बनेगी। अब बच्चे एरिया डायपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m होता है, दैट इज इक्वल टू NIA। तो n आपके पास है 100, I है बच्चे 10/4, और इंटू एरिया हो जाएगा इसका पाई इंटू आर स्क्वेयर 5 इंटू 10⁻² का स्क्वेयर, 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वेयर। तो इससे आप देख लो बच्चे कितना आ रहा है। तो ये 5 और 5 25/4 इंटू 10⁻, देखो बच्चे 2 से ये कैंसिल हो रहा है, और ये आपके पास आ गया 10⁻1। तो पाई भी है, तो अप्रोक्सीमेटली 4 6 24, और ये 6 18 20 के करीब मान लेता हूँ। 20 इंटू 10⁻1, 2 के आसपास आना चाहिए, 2 के आसपास आना चाहिए। देखो आ रहा है नहीं, ये रहा। तो आप इसको रफ कैलकुलेशन भी करोगे ना, तो उससे भी बात बन जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये यहाँ तक 29 क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चे आगे अब 31 क्वेश्चन। 4 statements are given. A is mass number. The volume of a nucleus is proportional to A की power 1/3. The volume of the nucleus is proportional to A. सबको पता है volume is proportional to A. सही है। और the difference in mass of an atom and its nucleus is called the mass defect. एटम के लिए नहीं लेते हैं, न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस का करते हैं हमेशा। मास ऑफ न्यूक्लियस एंड कंस्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड, ये सही है। तो बी और डी करेक्ट है, और ए और सी रॉन्ग है। ये रहा, ठीक है। चलो आगे। ये देखो, द अननोन न्यूक्लियस हैज ए न्यूक्लियर डेंसिटी इतने एंड मास इतने, इट्स मास नंबर ए इज अप्रोक्सीमेटली। अब यहां इसने थोड़ा घुमा दिया। अब डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और ए पूछ रहा है। अब मास जो है बच्चे, मास तो इसका दे रखा है, मास m हो गया, वॉल्यूम हो गया बच्चे 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब जो है, r जो है सबको याद है वो था r0 इंटू A⁻1/3। तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ कर दिया इसने, इंटू a। तो a पूछ रहा है, तो a जो आ जाएगा इधर इज इक्वल टू मास अपॉन 4 इंटू 3, ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पाई इंटू r0 की पावर 3। तो थोड़ा सा बच्चे इसमें लेंदी थोड़ा सा कैलकुलेशन की है इसने। मास दे रखा है 19.926, हो सकता है कि ये आराम से सॉल्व हो जाए, इंटू 3
अच्छा डेंसिटी बच्चे यहाँ आ जाएगी ना, इंटू ये इंटू 3 हो गया अपॉन 4 इंटू पाई 3.14 जो भी है। अच्छा 4 पाई की वैल्यू दे रखी है इसने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 4 पाई की वैल्यू सीधी दे दी 12.56 इंटू आर नॉट 1.2 इंटू 10⁻15 इंटू डेंसिटी दे रखी है 2.29 इंटू 10⁻17। तो इससे बच्चे आप ए निकाल लेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ए निकाल कर सॉल्व कर लेना, क्योंकि काफी डिफरेंस आ रहा है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है बच्चे, अप्रोक्सीमेट करोगे तो हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। चलो बच्चे इधर ये देखो, सविता 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट विच कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम नोट्स डाउन द डेट ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 30 ऑसिलेशंस एज 60 सेकंड। आसान सा क्वेश्चन है, बस बच्चे से ये पूछा जा रहा है कि उसको टाइम पीरियड निकालना आता है नहीं, छोटी क्लास का क्वेश्चन है 6th का, कि 30 ऑसिलेशंस का टाइम 60 है, तो बच्चे टाइम पीरियड कितना हो गया 30 ऑसिलेशन 60 का, तो एक ऑसिलेशन 60/30 यानी 2 सेकंड हो गया। तो बच्चे आपको t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G सब कुछ दे रखा है, देखो स्क्वेयरिंग कर लेना, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर इंटू L/G। जी की वैल्यू पाई स्क्वेयर है तो ये कट गया। देखो क्या पूछ रहा है लेंथ, तो L इज इक्वल टू टी स्क्वेयर अपॉन 4, टी कितना है बच्चे 2 इंटू 2 अपॉन 4, 1 आ रहा है। मतलब कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, आसान सा था। इलेक्ट्रिक हीटर, ये देखो अब ये दे दिया इसने, इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, सिस्टम परफॉर्म वर्क एट द रेट ऑफ दिस, द रेट एट, अच्छा क्वेश्चन दिया कि बच्चे आपके पास जो हीट एनर्जी जो दी जाती है Q इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी में चेंज, द हीट सप्लाई डेल्टा Q प्लस वर्क डन, और इसको बस डेल्टा T से डिवाइड कर देते हैं। आप देखो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, सप्लाइज हीट, तो सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो ये हो गया 100, सिस्टम परफॉर्म वर्क करके दे रहा है, अच्छी बात है, तो ये आउटपुट वर्क डन पॉजिटिव हो गया। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो गया 100 माइनस 75, 25 का आंसर आ रहा है बस। ये लो क्या क्वेश्चन दिया है आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन, ज्यादातर सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं नहीं, आसान से क्वेश्चन दिए। ये देखिए, ए थिन वायर ऑफ लेंथ, मतलब सब ऐसे पढ़ रखे हैं, लेंथ L है और लीनियर मास डेंसिटी M, अच्छा, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग विद सेंटर C, द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट दिस, यानी अबाउट ये क्या है टेंजेंट, टेंजेंट ऑन इट्स प्लेन, रिंग है उसका टेंजेंट ऑन इट्स प्लेन, डायमीटर के अबाउट सबको पता है क्या होता है बच्चे, mr²/2 प्लस r, तो I अबाउट टेंजेंट कितना आ जाएगा mr²/2 प्लस mr², दैट इज 3/2 mr², ये आंसर होना चाहिए। बस मास निकालना है। अब यहाँ m जो है मैंने बच्चे मास लिखा है, यहाँ पर ये मास m है, कैपिटल M मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो m है, अब लेंथ L दे रखा है, तो L लेंथ है, तो बच्चे लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई r, तो r हो जाएगा L/2 पाई, और जो मास है उसका m, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी m इंटू 2 पाई r। यहां पर ये सिचुएशन हो रही है, ठीक है। तो या तो ऐसे करो इसको, तो लीनियर मास डेंसिटी, अच्छा वायर की लेंथ भी दे रखी है, चलो हो गया, तो m इंटू 2 पाई इंटू r की जगह रख दिया हमने L/2 पाई, कट गया, तो ml/2 नहीं ml ही हो गया बस, तो मास ml हो जाएगा, तो 3/2 इंटू ml इंटू r², अच्छा r जो है आपके पास L/2 पाई का होल स्क्वायर,
इस तरह से आंसर आ रहा है। एल क्यूब वाला आंसर है, एल क्यूब तो सारे ही हैं यार। 2 4 4 2 जा 8, 8 वाला आंसर है, 8 वाला भी सब में। तो 3/8, तो इसका आंसर आ रहा है 3/, एक मिनट, इसका आंसर आ रहा है 3/8 एम एल क्यूब अपॉन पाई स्क्वेयर, ये आ रहा होगा। नीचे पाई स्क्वेयर है, 8 है, देखो आंसर कौन सा आ रहा है, ये रहा 3ml क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वेयर। ठीक, ओके, सही है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा। तो लीनियर मास डेंसिटी को चेंज करना, ये देखो बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। शंट पूछ रहा है, तो आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू शंट में करंट आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस की वैल्यू बच्चे आ गई आई जी, द कैरेक्टर रेजिस्टेंस इतने गिव्स फुल 1 मिली एम्पर 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस 100 अपॉन आई 10 माइनस 1 मिली एम्पियर, ये आ जाएगा। इसको हटा देना, 10 से 10 कट गया तो अबाउट 10⁻⁻² आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें कह रहा है इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ सेल ई, यानी अब देखो गैल्वेनोमीटर और उसकी जगह से चेंज कर दिया, एंड गैल्वेनोमीटर जी आर इंटरचेंज, वी शैल ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर। तो इसमें मुझे बताओ कि इस आपस में इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, यहाँ सेल लगाते हैं, तो आपस में इंटरचेंज करने से नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। हाँ, दोनों साइड में डिफ्लेक्शन आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, गलत है, ये गलत है, वन ये गलत है, ये गलत है, ऑन द राइट साइड गलत है, बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आएगा, और बैलेंस पॉइंट भी आएगा वहां पर, नो डिफ्लेक्शन, करेक्ट है, फोर्थ। तो एक्सपेरिमेंट वाला बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये देखो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 5 एम्पियर करंट पीक है, ये तो कह रहा है द पीक वैल्यू ऑफ 5 एम्पियर। तो पीक वैल्यू बच्चे देखो, यहां से पीक वैल्यू यहां पर, ये T/4, तो T/4 टाइम में ऐसा हो जाता है। तो हाउ लॉन्ग विद द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टेक टू रीच, तो T/4, T होता है बच्चे 1/ν। बहुत ही बेकार सा आसान सा क्वेश्चन है भैया। 60 × 4, तो 1/240 सेकेंड आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए, गजब है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। ये भी सबको बिना देखे सबको पता है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये वो होगा कि जिसमें जो करंट है, अब ध्यान से देखना, मोटा तार है, सॉलिड है ना, क्रॉस सेक्शन ए, करिंग करंट, स्टैटिक करंट, द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चे केवल एक्सिस पे 0 होता है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंक्रीज होता है, यानी अंदर 0 है, और फिर बाद में 1/r, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ऐसे था। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, चलो, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है जो सबको आते ही हैं, तो सॉल्व भी नहीं करना है। ये देखो, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, when forward bias voltage across PN junction diode increases above a certain threshold voltage, the diode current increases significantly, ऐसे था ना, याद है? ये यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट, यहाँ करंट है मिली एम्पियर में, तो यहाँ 0 0 0, फिर उसके बाद फिर एकदम शूट करता है। दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये गलत है, ठीक है। इसको फॉरवर्ड करंट कहते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट बच्चे ये होती है, ये होती है जब रिवर्स बायस करते हैं। तो ए करेक्ट है, बी रॉन्ग है। आसान सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया। चलो इसको देखते हैं। Which of the following statements are correct? Inside a conductor, the electrostatic field is 0. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक सही लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, ये सही है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, अच्छा
करेक्ट, तो ए तो करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस, बिल्कुल डिपेंड करता है, गलत है। सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट ही तो है। द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक कंडक्टर, ये सही है, करेक्ट है। एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, ये आपके पास 100% ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो, ये गलत है। कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पर होता है। तो बच्चे आपके पास ए ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है, ए सी डी ओनली सही है। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं जो आपको आने ही चाहिए। हाँ थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरी बच्चे आराम से पढ़ना चाहिए था। तो न्यूमेरिकल तो सारे आसान से। देखो इसको कैसे करोगे सॉल्व। फॉर ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच आर द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट डज नॉट गिव राइज टू। तो बच्चे इरिडेट करने के लिए, इरेडिएशन के लिए जो आपके पास वेवलेंथ होनी चाहिए इंसिडेंट की, दैट शुड बी शॉर्टर देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैं तो अलग तरीके से करूंगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखो कैसे निकालता हूं, इज इक्वल टू 12400 अपॉन, देखो मेरा तरीका देखो 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो ये आपके पास 230 26, ये देखो आसान से रहेगा 33 2 जा चलो 33 है ना, इसको 62 से कर देते हैं। तो 32 60, एक मिनट 33 सॉरी 33 को करो जरा, एक मिनट, 1 जा 33 9 और 5 में 3 के 2, अब बच्चे 0 9, ठीक है। तो 1.9 के करीब हो गया ये, इसको जब करेंगे तो 1.9 इंटू 00, तो 190 के करीब हो गया। तो वेवलेंथ बच्चे 1900 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो 190 ले लो, चाहे 190 नैनोमीटर ले लो। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इससे आपके पास छोटी होगी तो बात बनेगी। और क्या पूछ रहा है, डज नॉट, तो इससे ज्यादा की है तो बच्चे ये 100 से छोटी है, इससे रेडिएशन हो जाएगा। 150 छोटी है, इससे रेडिएशन हो जाएगा। ये छोटी है, इससे नहीं होगा क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मेरा आसान तरीका रहा, मैंने क्या किया, इसका वेव, इसको मत यूज करो, ये कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसका डेटा यूज करोगे तो बहुत टाइम खराब होगा। तो सीधा 12400 अपन एनर्जी से कर लिया। इस क्वेश्चन में एम्बिगिटी है। इन ए कॉनकेव लेंस ए रे ऑफ लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। कॉनकेव लेंस में रे ऑफ लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो हमेशा ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम रहती है नहीं, नीट के अंदर हमेशा ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम रहती ही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों गड़बड़ करते हैं ये। देखो बच्चे रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, सबको बच्चे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन पता है कि हमारे पास, ये देखिए यहां पर इसका ये होता है बच्चे इसका F1, यहां पर जो होता है इसका F1, ये होता है इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो हमेशा जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस से आती हुई लगेगी, यानी इट विल नॉट पास थ्रू फोकस बट इट appears to come from F2। तो यहाँ सेंटेंस में प्रॉब्लम है, passes through to F, गलत है। appears to diverge from the first principal, ये भी गलत है। appears to diverge from the second principal focus होना चाहिए। emerges parallel to the principal axis, गलत है। passes through the second, अब इसमें बच्चे हम इसी को लेंगे। it appears to diverge from the first principal focus कैसे हो जाएगा, नहीं, वो तब होता है जब आपके पास रे देखो ऐसे आ रही है,
appears to come from first, तो ये पैरेलल हो जाती है। तो एम्बिगिटी इसमें है क्वेश्चन में, तो हो सकता है सबको मार्क्स मिल जाए, या यदि करेक्ट ही करना है तो पासिस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस हम कह सकते हैं, लेकिन पास नहीं हो रहा है, लेकिन appears to come from the second प्रिंसिपल फोकस है, तो यहाँ इसमें प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में हमेशा रहती है ऑप्टिक्स के अंदर, ज्यादा क्लियरिटी नहीं है उनके पास। देखो, सबमरीन इज डिजाइन टू विदस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 atm, हाउ डीप कैन इट गो बिलो द, ठीक है। अब बच्चे हमेशा सरफेस नीचे डेप्थ में चले गए, यहाँ पर सबमरीन जा रही है h डेप्थ, तो नीचे जो प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्लस h रो जी। तो कितना बेयर कर सकता है, 100 एटमॉस्फेरिक कर सकता है, तो 100 तो ये हो गया, माइनस 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू h रो जी, तो 99 एटमॉस्फेरिक की वैल्यू दे रखी है 10⁵ अपॉन रो है बच्चे 10⁵, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये बच्चे h आ गया, तो 10 बच रहा है, तो h जो है बच्चे 990 मीटर के करीब आना चाहिए आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन, तो सारा पेपर देख रहे हो, आसान से इसको चेकिंग वाले को देखा करो, बड़े बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, एक दो से पता पड़ जाएगा। माइक्रोवेव सबको पता है, माइक्रोवेव सबको याद कराया जाता है क्लिस्टन वॉल्व, तो ए का 4 ये दो बच रहे हैं। अब बी का 1 और बी का 3, विजिबल लाइट है बच्चे, जब एटम एक्साइटेड होकर ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी विजिबल लाइट निकालती है, वैसे बी का 1 है, तो ये लग रहा है, ये है ही। गामा रे जो है बच्चे रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, ये भी है, सी का 2nd है। अब दो हमने और वेरीफाई कर लिए, तो बच्चे आपके पास 3rd ऑप्शन हो गया, बस ओनली 3rd ऑप्शन है। तो देखा बच्चे, पेपर हमने पेपर को सॉल्व पूरा कर लिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आ सकता, आराम से कर सकते हो। हाँ, एक्चुअली में नीट जो है बच्चे बहुत बड़ा इवेंट है, तो उस इवेंट इतना बड़ा होता है, उसमें इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, इवेंट बड़ा है इसलिए डर जाते हैं, अदरवाइज पेपर आसान है। यदि आप कूल होकर एग्जाम देते हो, या कितना डिफिकल्ट एग्जाम हो, तो आराम से करेंगे। तो बच्चे आप ने अच्छा किया होगा, आई होप अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। जिसने मेरे जी नीट की पाठशाला देखी है, और उसमें मैंने सारे वही चीजें जो इसमें आई हैं, उन सबको मैंने पॉइंट आउट किया था, ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना, और मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी करा के दिखाए थे। सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, ठीक है, जितना मैंने कवर कर लिया था उसमें से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बच्चे आगे अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको बताएं कि जी नीट की पाठशाला मेरी रहती है, और नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर है, उसमें मैंने बहुत सारे तो चैप्टर्स के प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे आपके पास डायनेमिक्स की है, वर्क पावर एनर्जी है, रोटेशन है, 12th का भी है, और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनका मैं इस साल बना के शुरू कर दूंगा। तो बच्चे उनसे कहें कि वो उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लेलिस्ट देखते रहें और मेरे वीडियो देखते रहें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। I end the meeting now. Okay.